भिलाई की एक छोटी सी जूस की दुकान, फिर दुबई का आलिशान लाइफस्टाइल और अब ओमान की हाई सिक्योरिटी जेल। यही है उस शख्स की कहानी जिस पर भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन बेटिंग सिंडिकेट चलाने का आरोप है। महादेव बेटिंग ऐप का कथित मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर अब ओमान में हिरासत में है। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर रॉयल ओमान पुलिस ने उसे पकड़ लिया है और अब भारत सरकार उसे वापस लाने की तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन सवाल है कि आखिर कौन है सौरभ चंद्राकर? कैसे एक साधारण जूस बेचने वाला युवक हजारों करोड़ों के कथित बेटिंग नेटवर्क का चेहरा बन गया और अब उसकी गिरफ्तारी भारत के लिए इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई का रहने वाला है। कुछ साल पहले तक वो अपने भाई के साथ जूस फैक्ट्री नाम से जूस की दुकान चलाता था। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही युवक कुछ साल बाद देश के सबसे चर्चित ऑनलाइन बेटिंग केस का मुख्य आरोपी बन जाएगा। रवि उप्पल से मुलाकात और बदल गई जिंदगी। बताया जाता है कि साल 2017 के आसपास सौरभ चंद्राकर की मुलाकात रवि उप्पल से हुई थी। दोनों ने मिलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी के कारोबार में कदम रखा। शुरुआत छोटी थी, लेकिन कुछ ही समय में इस नेटवर्क ने तेजी से विस्तार करना शुरू कर दिया। साल 2019 में सौरभ भारत छोड़कर दुबई चला गया। यहीं से कथित तौर पर महादेव बेटिंग नेटवर्क का अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन तैयार किया गया। ईडी का आरोप है कि दुबई से बैठकर भारत समेत कई देशों में ऑनलाइन बेटिंग का विशाल नेटवर्क चलाया गया। आखिर क्या था महादेव बेटिंग ऐप? अब महादेव सिर्फ एक मोबाइल ऐप नहीं था। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये एक पूरा ऑनलाइन सट्टेबाजी इकोसिस्टम था। अब इसके जरिए क्रिकेट, आईपीएल, फुटबॉल, कसिनो, पोकर और कई तरह की ऑनलाइन जुए की सुविधाएं दी जाती थी। महादेव ऐप के अलावा टाइगर एक्सचेंज, गोल्ड 365, लोटस 365, लेसर 247 जैसे कई प्लेटफॉर्म भी इसी नेटवर्क से जुड़े बताए गए। अब ईडी का दावा है कि इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही हजारों करोड़ों रुपए का अवैध कारोबार किया गया। इसी के साथ जांच एजेंसियों के मुताबिक सौरभ चंद्राकर ने सिर्फ एक ऐप बनाकर काम नहीं किया। उसने सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, मार्केटिंग एजेंसियां और साथ ही दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल करके पूरे नेटवर्क का विस्तार किया। देश भर में लाखों लोगों को जोड़ने के लिए बड़े स्तर पर प्रमोशन किया गया। ईडी का दावा है कि खास तौर पर आईपीएल 2021 के दौरान महादेव नेटवर्क के जरिए हजारों करोड़ों रुपए की सट्टेबाजी हुई। हालांकि इन आंकड़ों की पुष्टि अदालत में होना अभी बाकी है, लेकिन जांच एजेंसियां इसे भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन बेटिंग सिंडिकेट में से एक मानती है। ईडी का आरोप है कि इस पूरे नेटवर्क के जरिए करीब 6000 करोड़ रुपए की अपराध से अर्जित कमाई हुई। अब तक 175 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हुई है। 74 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 13 गिरफ्तारियां और इसी के साथ 4336 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां अटैच, फ्रीज या फिर सीज की जा चुकी हैं। मार्च 2026 में ईडी ने सौरभ चंद्राकर और उससे जुड़ी कंपनियों की करीब 1700 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच करने की जानकारी भी दी थी। इनमें दुबई की कई महंगी प्रॉपर्टी शामिल है। यहाँ तक कि बुर्ज खलीफा में मौजूद संपत्ति भी जांच के दायरे में बताई गई। साल 2023 में दुबई में हुई सौरभ चंद्राकर की आलिशान शादी भी काफी चर्चा में रही। ईडी का आरोप है कि इस शादी पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। चार्टर्ड फ्लाइट, बॉलीवुड कलाकारों का परफॉर्मेंस, लग्जरी होटल और करोड़ों रुपए के खर्च को लेकर जांच एजेंसियों ने कई सवाल उठाए थे। वहीं भारत की जांच एजेंसियां लंबे समय से सौरभ चंद्राकर की तलाश कर रही थी। 2024 में उसे दुबई में इंटरपोल रेड नोटिस के आधार पर हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद वो कथित तौर पर वहां से निकल गया। अब भारतीय एजेंसियों के मुताबिक सौरभ को ओमान में हिरासत में ले लिया गया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सौरभ चंद्राकर पर फर्जी इंडोनेशियन पासपोर्ट के जरिए ओमान में प्रवेश करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि इसी मामले में उसे ओमान में रॉयल पुलिस ने हिरासत में लिया। फिलहाल उसे मस्कट के हाई सिक्योरिटी अल खौद डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। उसने अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए वकीलों की टीम की नियुक्ति कर ली है। आपको बता दें कि सौरभ चंद्राकर ने इंटरपोल की संस्था कमीशन फॉर द कंट्रोल ऑफ इंटरपोल फाइल्स यानी कि सीसीएफ में याचिका दायर कर रेड नोटिस हटाने की मांग की थी। उसका दावा था कि भारत में उसके खिलाफ राजनीतिक कारणों से कार्रवाई हो रही है, लेकिन सीसीएफ ने उसकी दलील खारिज कर दी है। इंटरपोल ने कहा है कि मामला राजनीतिक नहीं बल्कि वित्तीय अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, इसलिए रेड नोटिस जारी रहेगा। आपको बता दें कि रेड कॉर्नर नोटिस कोई अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट नहीं होता है। ये इंटरपोल द्वारा जारी किया गया ऐसा अलर्ट होता है जिसके जरिए सदस्य देशों से किसी आरोपी का पता लगाने, उसे अस्थायी रूप से हिरासत में लेने और इसी के साथ प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया जाता है।
तो वहीं अब भारतीय एजेंसियां अब ओमान सरकार से सौरभ चंद्राकर के प्रत्यर्पण या निर्वासन की प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश कर रही हैं। अधिकारियों को उम्मीद है कि भारत और ओमान के अच्छे द्विपक्षीय संबंध इस प्रक्रिया में मददगार साबित हो सकते हैं। हालांकि कानूनी प्रक्रिया पूरे होने में कुछ समय लग सकता है।